वो दिन था 21 जनवरी 1930। कोर्ट में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के लोगों का ट्रायल चल रहा था। उन सभी ने गले में लाल स्कार्फ पहना हुआ था और जैसे ही जज कोर्ट में अंदर आया उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिया। वो चिल्लाने लगे, लॉन्ग लिव सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, लॉन्ग लिव कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, लेनिन्स नेम विल नेवर डाई। और उनमें से एक व्यक्ति था भगत सिंह। ऐसा क्या हो गया कि भगत सिंह जैसे लोग कम्युनिस्ट बन गए? इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद सोशलिज्म क्यों चूज़ किया? नेहरू, इंदिरा गांधी ऐसे लोगों ने सोशलिस्ट पॉलिसीज इंडिया में क्यों अप्लाई की? और क्यों इंडियंस को प्रोग्राम किया गया है कैपिटलिज्म को हेट करने के लिए? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आज के दिन में जब हम भगत सिंह की बात करते हैं तो सब बोलते हैं कि वो नेशनलिस्ट थे, वो एक रिवोल्यूशनरी थे, विच इज़ ट्रू। बट एट द सेम टाइम इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता कि वो एक सोशलिस्ट भी थे। जिस दिन भगत सिंह का एग्जीक्यूशन होने वाला था उसके एक दिन पहले जेल में वो एक किताब पढ़ रहे थे। उसका नाम था रेमिनिसेंसेस ऑफ लेनिन। लेनिन एक खुद बड़े कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी रह चुके हैं। इंडिया में भगत सिंह जैसे रिवॉल्यूशनरीज कम्युनिस्ट इसलिए बने क्योंकि ब्रिटिश कैपिटलिस्ट थे। ब्रिटिशों ने भारत को 200 साल के लिए एक्सप्लॉइट किया। इस वजह से भारत की दुर्दशा हो चुकी थी, गरीबी बहुत थी, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और इस वजह से गुस्सा आना बहुत जायज़ था। इस वजह से सोशलिज्म की आइडियोलॉजी ने इंडियन युवा जैसे भगत सिंह इनके दिल में एक घर बसा लिया। इंडिया में जो भी उस टाइम पे चल रहा था उनका बोलना था कि ये कैपिटलिज्म की वजह से है। इस वजह से उन्होंने सोशलिज्म को सपोर्ट किया। उस टाइम पे भगत सिंह छोड़ के इंडिया में और भी लोग थे जो सोशलिज्म को एज अ सॉल्यूशन देख रहे थे। उनमें से एक थे जवाहरलाल नेहरू। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही मिस्टर नेहरू ने सोशलिज्म की मांग करना शुरू कर दिया था, बट सारे लोग उनके साथ नहीं थे। 1936 में सरदार पटेल जी ने सोशलिज्म के इस कैंपेन को रोकने की बहुत कोशिश की। इवन महात्मा गांधी वॉज नॉट ऑन बोर्ड विथ सोशलिज्म, बट इन 1948 महात्मा गांधी डाइड और 1951 में सरदार पटेल जी का निधन हो गया। इस वजह से मिस्टर नेहरू को अपोज करने के लिए कोई नहीं था। अब इंडिया में सोशलिज्म का प्रचार करना और कैपिटलिज्म के बारे में बुरी बातें बोलना, इसमें उनको कोई रोक नहीं सकता था। और फिर उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने बातें करना शुरू किया कि कैसे कैपिटलिज्म ये एक्सप्लॉइट करता है। उन्होंने बोलना शुरू किया कि कैसे कैपिटलिज्म इज अगेंस्ट वेलफेयर। उन्होंने बोलना शुरू किया कि कैसे कैपिटलिज्म की वजह से इनइक्वालिटी फैलती है। उन्होंने बोलना शुरू किया कि कैपिटलिज्म ये एक मोनोपोली क्रिएट करता है और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है। और उन्होंने बोला कि कैपिटलिज्म एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, इंडिया में ये लागू नहीं हो सकती क्योंकि इंडियंस अलग है। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देके उन्होंने इंडिया में सोशलिस्ट पॉलिसी का एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। इनके इंटेंशन तो बहुत अच्छे अच्छे थे, इनको बहुत ग्रोथ करनी थी और इंडस्ट्रियलाइज करना था इंडिया को। बट एक्चुअल में क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन इतने अच्छे से हुआ नहीं। फार्मर्स को प्रॉब्लम थी, गरीबी तो हट नहीं रही थी और 1960-61 में हमें खाने की कमी पड़ गई और कैपिटलिस्ट अमेरिका से हमको खाना लेना पड़ा। ये बातें करते रहते थे कि कैपिटलिज्म कैसे मोनोपोली क्रिएट करता है, बट इन्होंने गवर्नमेंट कंपनीज की मोनोपोली क्रिएट कर दी। सबसे आयरॉनिक बात तो यह है कि इन्होंने कैपिटलिज्म को वेस्टर्न आइडियोलॉजी बोला और खुद सोशलिज्म अपना लिया, जो कि एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी ही है। 1950s और 60s में ये जो फेलियर्स हुए उनसे हमने सीखना चाहिए था कि सोशलिज्म शायद वर्क नहीं कर रहा है, वी नीड टू ट्राई कैपिटलिज्म एज वेल। बट जवाहरलाल नेहरू इन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बना के रखा था जिसमें मीडिया, एकेडमिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे। इन लोगों के लिए सोशलिज्म इंडिया के डेवलपमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशंस में कैपिटलिज्म को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया। वहाँ पे सिर्फ सोशलिज्म पढ़ाया जाता था। कैपिटलिस्ट थिंकर्स के विचार और उनके आइडियाज़ इनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया और सिर्फ मार्क्स, लेनिन ऐसे लोगों को पढ़ाया जाता था। बड़े बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशंस जैसे द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, दे वर इन फुल सपोर्ट ऑफ वॉट एवर द गवर्नमेंट इज डूइंग विदाउट क्वेश्चनिंग इट। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, इनको यूज़ किया गया प्रोपोगेंडा चलाने के लिए। और दूरदर्शन में 1989 में एक सीरीज चलाई गई जिसका नाम था भारत एक खोज। इसमें नेहरू और उनके सोशलिस्ट पॉलिसीज़ का पूरा प्रचार किया गया और कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। सोशलिज्म और उसके प्रिंसिपल्स को और कैपिटलिज्म कितना गंदा और बुरा है ये टेक्स्ट बुक में भी डाल दिया गया ताकि यंग माइंड्स भी सोशलिज्म को मानने लग जाए।
इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि एनसीईआरटी में आज भी हमें काफ़ी सोशलिस्ट प्रोपोगेंडा देखने को मिलता है। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बॉलीवुड में भी ऐसी प्रोपोगेंडा फिल्म्स बहुत चली। अगर आप याद करोगे, बॉलीवुड में एक विलन को कैसे दिखाया जाता है। वो एक बिजनेसमैन होता है, रिच बिजनेसमैन, सूट पहना हुआ रहता है, सिगार मार रहा है। वो अपने लेबर फार्मर को कैसे तो भी एक्सप्लॉइट करते रहता है। वो अपने गुंडों का यूज करके दूसरों को मारता है। और ऐसे फिल्म्स में एक हीरो रहेगा जो पुअर रहेगा और रिच बिजनेसमैन के बेटी के साथ वो प्यार में पड़ जाएगा, और फिर इस वजह से रिच और पुअर में झगड़े दिखाए जाएंगे और इन दी एंड पुअर हीरो जीतेगा। तो ये एक प्रोपोगेंडा का तरीका है ताकि रिच और पुअर इनमें झगड़े लगे और पुअर लोगों में प्रोपोगेंडा फैलाया जाए कि रिच लोग बुरे होते हैं। इस इकोसिस्टम की वजह से नेहरू जी के बाद भी हमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले। सोशलिस्ट पॉलिसीज तो कंटिन्यू हुई ही, बट हमें और एक बड़ा सोशलिस्ट उनके बाद मिला। हर नेम वॉज इंदिरा गांधी। ये इंडियन सोशलिज्म को और भी आके लेके गए। इन्होंने बैंक को नेशनलाइज कर दिया। इंदिरा गांधी के ज़माने में टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि कुछ कुछ ब्रैकेट्स में तो 80-90% तक टैक्स चला गया था। इंदिरा गांधी ने बहुत सारे फ्रीडम भी लोगों से छीन लिए, इमरजेंसी लगा दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे उन्होंने अटैक किया, फॉरेन कंपनीज को उन्होंने एंटी नेशनल बताया, ऐसे लॉज लगा दिए जिस वजह से आईबीएम और कोको कोला जैसे कंपनीज को भारत छोड़ के जाना पड़ा। इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड कर दिया। इन सब सोशलिस्ट पॉलिसीज का नतीजा क्या था? गरीबी तो कम हो नहीं रही थी, ऊपर से करप्शन बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो गया था। वो ज़माना था लाइसेंस राज का, जब ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस डिसाइड करते थे कि कौन क्या बिजनेस करेगा, कितना बिजनेस करेगा, कौन क्या बेचेगा और कितना बेचेगा। और अगर आपको कंपनी बंद भी करनी है तो भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। सोशलिस्ट पॉलिसीज़ के ऐसे इफ़ेक्ट्स झेलने के बाद भी इंडिया ने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, क्योंकि इंडियन पॉलिटिशियंस को एक बात समझ में आ गई थी, पॉलिसी कुछ भी हो और उसके इफ़ेक्ट्स कुछ भी हो, बट अगर आपके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं और आप बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं तो जनता आपको माफ़ कर देगी। तो हमें देखने को मिलेगा कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दे दिया। अब गरीबी कौन नहीं हटाना चाहता? हर कोई चाहता है कि गरीबी ना हो। तब से पॉलिटिशियंस ने गरीबी का यूज़ करना शुरू किया ताकि वो पावर में रहे। इंडियन पॉलिटिशियंस ने गरीबी का यूज़ करना शुरू किया ताकि सोशलिज्म की पॉलिसीज़ और बढ़ती रहे और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नफरत फैलती रहे। सोशलिज्म क्लेम बहुत करता है कि वो गरीबी के अगेंस्ट है, बट एक्चुअल उसका पर्पज़ ये होता है कि उसको गवर्नमेंट पावर कॉन्सेंट्रेटेड और कुछ हाथों में रखनी होती है, और पॉलिटिशियंस ऐसे पॉलिसीज़ का यूज़ करके पावर अपने हाथ में रखते हैं। और कैपिटलिज्म का आना उनके लिए खतरा होता है, क्योंकि कैपिटलिज्म डिसेंट्रलाइजेशन की मांग करता है, वो फ्री मार्केट की मांग करता है, जिससे उनका पावर कम हो सकता है। और क्योंकि एक साइड में करिकुलम और एकेडमिशियंस एज वेल एज द मीडिया ये क्लेम कर रहे थे कि रिच बिजनेस और कैपिटलिज्म ही प्रॉब्लम है एंड दे आर द वंस कॉजिंग पॉवर्टी, तो पॉलिटिशियंस जनता को इमोशनली ब्लैकमेल कर पा रहे थे कि अगर आपको पॉवर्टी कम करनी है तो आपको सोशलिस्ट पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही सब करना पड़ेगा। पर उसके बाद ऐसा एक इंसिडेंट हो गया जिस वजह से इन लोगों को हार माननी पड़ी और पहली बार इंडिया में कैपिटलिस्ट पॉलिसीज लानी पड़ी। और वो इंसिडेंट था 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। 1950s से 1990 में जो सोशलिस्ट पॉलिसी हमने चलाई थी, उस वजह से इंडिया इंटरनेशनली सही से ट्रेड ही नहीं कर पा रहा था। उस वजह से हमारे पास सफिशिएंट डॉलर्स ही नहीं थे, और 1980s में हमने बहुत सारे लोन लेके रखे थे बाहर से, जिनका पेमेंट हमें डॉलर्स में करना था। और ऐसा 1991 में एक मूवमेंट आ गया कि रीपेमेंट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट डॉलर ही नहीं थे, और उस वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमें बोला कि भाई इकोनॉमी को थोड़ा ओपन कर लो, थोड़ा बहुत ट्रेड कर लो, कब तक ये सोशलिज्म के नारे आप जपते रहोगे। और हमारा ये लक है कि तब के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और उनके साथ जो थे मनमोहन सिंह, उन्होंने सोचा कि अभी इकोनॉमिक फ्रीडम्स देना ज़रूरी है। और तब पहली बार इंडिया में कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ अप्लाई हुई, पहली बार लाइसेंसेस को कम किया गया, रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया, और उन पॉलिसीज़ का इफेक्ट हम आज भी देख पा रहे हैं। इतना बड़ा आईटी सेक्टर जो बना है और इतने सस्ते में हम आज इंटरनेट देख पा रहे हैं, वो उसी वजह से है। इस 1991 कैपिटलिस्ट रिफॉर्म की वजह से इंडिया में करोड़ों जॉब बने हैं, इतना सारा वेल्थ यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, बट स्टिल ऐसे रिफॉर्म्स आज इंडिया में नहीं ले जा रहे। ये चीज़ दिखाती है कि आज भी इंडिया में कैपिटलिज्म के अगेंस्ट इंडिया का माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। आज भी लोग सोशलिज्म को बहुत मानते हैं, और ये चीज़ होने के बहुत सारे कारण हैं। 1991 में रशिया की जो हार हुई, वो दुनिया में सोशलिज्म की एक हार मानी गई, और जो इकोसिस्टम हमारे देश में बनी हुई है, विच इज़ प्रो सोशलिज्म एंड एंटी कैपिटलिज्म, उनके सामने एक क्वेश्चन था कि अब हम क्या करें। अब तो डायरेक्टली सोशलिज्म को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी।
आज हमें ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। आज हमें बताया जाता है कि गवर्नमेंट ही गरीबी दूर कर सकता है। पॉलिटिशियंस क्लेम करते हैं कि हम गवर्नमेंट में जाएंगे तो गरीबी हटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 1991 के कैपिटलिस्ट पॉलिसी से एक चीज़ प्रूव हो चुकी है कि गवर्नमेंट ने हटने की वजह से इंडिया में डेवलपमेंट हुआ। गवर्नमेंट जब लाइसेंसेस कम किया, रेगुलेशंस कम किया, मतलब गवर्नमेंट ने खुद को साइड को कर लिया, तब जाके इंडिया में प्रोग्रेस आई। और यही चीज़ उस इकोसिस्टम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फॉर देम सोशलिज्म एंड लेफ्टिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्चुअल इंडियाज डेवलपमेंट। उस वजह से आज आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ सकते हो जिसमें 1991 रिफॉर्म्स को क्रिटिसाइज किया जाता है कि कैसे उस वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उस वजह से इनइक्वालिटी आ रही है, उस वजह से अलग चीज़ें हो रही है, फार्मर्स का प्रॉब्लम चल रहा है। ऊपर से आज सबसे बड़ा कैपिटलिज्म के अगेंस्ट प्रोपोगंडा ये चल रहा है कि बीजेपी एक कैपिटलिस्ट पार्टी है। इस बात में कोई भी तथ्य नहीं है। कैपिटलिज्म इज अबाउट इंडिविजुअल फ्रीडम, इट इज अबाउट इकोनॉमिक फ्रीडम, इट इज अबाउट लो टैक्सेस, इट इज अबाउट लो रेगुलेशन, इट इज अबाउट स्मॉल गवर्नमेंट। जो भी आज देश को देख रहा है उसको पता है कि ये सब इंडिया में अभी नहीं चल रहा है। तो लोगों के मन में एक झूठ फैलाया जा रहा है कि आज जो भी चल रहा है दैट इज कैपिटलिज्म, व्हेन इन फैक्ट इट इज नॉट कैपिटलिज्म। जब हम बॉलीवुड विलन की बात करते हैं तो याद कीजिए उसमें एक पॉइंट ये था कि वो वेस्टर्नाइज उनको दिखाया जाता है, सूट पहना हुआ, सिगार मार रहा है। वो इसलिए दिखाया जाता है कि देर आर सम पीपल हु आर वेरी नेशनलिस्ट इन इंडिया। उन लोगों पे ये प्रोपोगंडा बहुत काम करता है कि देखो रिच बिजनेसमैन, ये वेस्टर्नाइज्ड लोग हैं, ये कैसे इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और एंटी नेशनल है। तो ये सब इकोसिस्टम की वजह से इंडिया में कैपिटलिज्म एक्चुअली क्या है, कैपिटलिज्म थिंकर्स क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म कौन से सॉल्यूशंस प्रोपाउंड करता है, इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सही से मिलती नहीं है। इंडिया में ऐसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कैपिटलिज्म के प्रो में है। इंडियन जनता को भी कोई सही से बता नहीं रहा है कि कैपिटलिज्म एक्चुअली है क्या। सब कोई यही समझ रहा है कि कैपिटलिज्म इज अबाउट एक्सप्लॉयटेशन, इनइक्वालिटी एंड इंक्रीजिंग पॉवर्टी एंड ओनली थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट्स। तो आपको ऐसे ही बज़वर्ड्स बहुत सुनने को मिलेंगे, एक्सप्लॉयटेशन, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, बट कैपिटलिज्म इज मच डीपर देन दैट। और ये बात मैं मानना चाहूँगा कि इस चीज़ में हमारे जैसे लोगों की भी बहुत गलती है। जो लोग कैपिटलिज्म को समझते हैं, जो लोग फ्री मार्केट्स को समझते हैं, जो एक्चुअल फ्रीडम और इंडिविजुअल लिबर्टी को समझते हैं, हम शांत बैठे हुए हैं। हमारे जैसे लोग समझते हैं कि कैपिटलिज्म से इंडिया में कितने अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस बन सकते हैं, इंडिया के प्रॉब्लम्स अच्छी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। तो हमारे जैसे लोगों ने बाहर आना चाहिए टू डिस्कस, टू डिबेट एंड टू इन्फॉर्म द पब्लिक कि कैसे कैपिटलिज्म अच्छा है। वी नीड टू टॉक टू गेट द आइडियाज़ ऑफ कैपिटलिज्म आउट इन इंडिया। मुझे एक बिलीफ है कि मैं इंडिया में रहता हूँ और तभी भी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आई वॉज एबल टू नो वॉट कैपिटलिज्म इज। आई वॉज एबल टू सी कि उसके कितने सारे फायदे हो सकते हैं, और आई कुड गो बियॉन्ड द सोशलिस्ट प्रोग्रामिंग दैट वॉज ट्राइड ऑन मी। That means that there is hope in India if we are able to do it properly. With that, let's end this video. Thanks for watching.